इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का, डॉक्टर राजकुमार का, उनके सहयोगियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ मुझे अपनी किताब के बारे में ज़िक्र करने के लिए बुलाया। इस किताब में मैंने, जैसे इसका नाम है होप इन ए चैलेंज्ड डेमोक्रेसी, में कुछ ऐसे मुद्दों का जिक्र किया है जो आज भी हमारे देश में प्रासंगिक हैं। मैं समझता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारा लोकतंत्र और हमारा प्रजातंत्र है, मगर ये भी बात आज हमको माननी होगी, स्वीकार करनी होगी कि इस लोकतंत्र के सामने बहुत सी चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों का जिक्र मैंने इस किताब में किया है और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग, जब मैं अंदर बात करूं और मेरे साथ डॉक्टर राजकुमार चर्चा करें इस किताब पर, तो ज़रूर उसको कवर करिएगा, क्योंकि बहुत से अहम चीज़ें जो आज देश के लिए प्रासंगिक हैं वो मैंने वहाँ कहनी है। मैंने सबसे पहले तो लीडरशिप की बात की है कि देश के लोकतंत्र की क्वालिटी लोकतांत्रिक नेतृत्व पर निर्भर करती है, जैसे कि लोकतांत्रिक नेतृत्व लोकतंत्र की क्वालिटी पर निर्भर करता है। क्या वजह है कि जिस लोकतंत्र ने हमें इतने महान नेता दिए पिछले सालों में, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, आज क्या वजह है कि लोकतांत्रिक प्रणाली, लोकतांत्रिक क्लास के ऊपर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है? क्या हम लोकतंत्र की मर्यादाओं को भूल चुके हैं? क्या जिस तरह का संवैधानिक संतुलन संविधान में निहित है, वो संतुलन हम खो चुके हैं? क्या वजह है कि आज छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर और बड़े से बड़े मुद्दे पर भी हमको सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्टों के दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है? क्या वजह है कि आज किसी को नेता कहना एक तरह की गाली समझा जाता है? और क्या वजह है कि धन और बल का जो प्रयोग हमारी चुनावी प्रक्रिया में इतना भावी है, उस पर हम लोग काबू नहीं पा सके? क्या वजह है कि इतने आर्थिक विकास के बावजूद, जिसका मुख्य मकसद ये था कि पिछड़े वर्गों को ऊपर लाया जाए, क्या वजह है कि आज भी अमीर और गरीब के दरमियान जो खाई है, जो दूरी है, वो बढ़ती ही चली जा रही है? और क्या वजह है कि इतनी आर्थिक विकास के बावजूद जो सामाजिक सेंसिटिविटी है, जो संवेदना जिसको हम कहते हैं, वो कम हुई जा रही है? आपने पिछले दिनों, मैंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि पिछले दिनों में हमने उड़ीसा की 3 कहानियाँ पढ़ी, जब एक पति को अपनी पत्नी की लाश को अपने कंधों पर ढोना पड़ा 10 किलोमीटर तक, क्योंकि उसको एम्बुलेंस नहीं दी गई। क्या वजह है कि 3 बेटियों को अपनी माता का संस्कार करने के लिए अपनी ही छत को तोड़कर उसके बालों का इस्तेमाल करना पड़ा और कोई सामने नहीं आया? क्या वजह है कि एक बाप को अपने बीमार अस्थमैटिक बेटे को अस्पताल से एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिला और उसके बेटे ने दम तोड़ दिया और कोई उस पर एक्शन नहीं? ये बहुत बड़े कुछ प्रश्न चिन्ह हैं हमारे समाज पर, हमारे लोकतंत्र पर। और क्या वजह है कि आज सिवाय एक दूसरे पर आक्षेप और कटाक्ष और आरोप और प्रत्यारोप के अलावा राजनीति का और कोई मयार नहीं रह गया है? क्या वजह है कि आज आइडियोलॉजी का रोल देश की पॉलिटिक्स में ख़त्म सा हो गया है? क्या वजह है कि आज पॉलिटिकल लोग केवल सत्ता के लिए, ये माना जाता है कि केवल सत्ता प्राप्ति के लिए सियासत में आते हैं, और उनकी जवाबदेही कितनी है और कब होगी किसी को इसका मालूम नहीं? तो इन सभी मुद्दों के बारे में मैंने इस किताब में जिक्र किया है, और इसमें मैं इसका बहुत सी चीज़ों का जिक्र मैं अपनी बातचीत में करूँगा। मैंने
एक अपने आतंकवाद के मुद्दे पर कई बातें कही हैं मैंने। नक्सलवादी जो फैलाव हो रहा है इस देश में, जो सबसे बड़ी चुनौती है, मैं समझता हूँ कि आज 1/6 जो देश का हिस्सा है ये नक्सलवादियों की गिरफ्त में है, और जहाँ पर ना तो स्टेट की सरकार का हुक्म चलता है ना केंद्र की सरकार का हुक्म चलता है। तो इतने गंभीर चुनौतियों में से निकलकर हमको कैसे निकलना है और कहाँ जाना है, आज देश के सारे नेताओं को इसके बारे में सोचना होगा। मेरा ये बिल्कुल दृढ़ विचार है कि आने वाले समय में अगर देश के सभी शीर्ष नेता एकजुट होकर दलगत राजनीति के मयारों से ऊपर उठ के इन अहम मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो हमारा लोकतंत्र पूरी तरह से खंडित हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आज ये महसूस किया कि मैं जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी बात कहूँ, जहाँ जो छात्र हैं उनके सामने जो आने वाली हमारी नस्लें हैं, हमारी पीढ़ियाँ हैं, वो इन गंभीर मुद्दों के बारे में जान सकें और राजनीति से दूर जाने की बजाय राजनीति में और सुचारू ढंग से अपना योगदान डाल सकें, ताकि अच्छे नेता उभरें, जिनकी सोच अच्छी हो, जिनके दिल बड़े हों। पॉलिटिकल नेतृत्व जिसकी सोच कमज़ोर है और दिल छोटे हैं, वो देश में जो चुनौतियां हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते, चाहे वो किसी पार्टी में हो। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसके बारे में जितना हम जिक्र करें उतना ही कम है। इनके बारे में बार बार जिक्र करना ज़रूरी है। सो ये मैंने कहना था अपनी तरफ से। अब आपने जो सवाल देश की राजनीति पर पूछने हैं, बट यू मस्ट आइडेंटिफाई कि आप किस पेपर को रिप्रेजेंट करते हैं, किस मीडिया। हाँ जी, सर आपने अभी कहा कि समय हज़ारों वादे करते हैं पर उनकी पूर्ति नहीं होती, किसी की जवाबदेही नहीं है। मैं समझता हूँ कि झूठे वादे करके प्रलोभन से लोगों से वोटें मांगना एक फ्रॉड है, लोगों के ऊपर एक गुनाह है जिसकी कोई भरमाई नहीं है। जो पार्टी जीत जाती है लोग उसके बाद भूल जाते हैं कि क्या वादे हुए थे, फिर 5 साल तक इंतज़ार करो जब आपका फिर इम्तिहान होगा। मगर मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की प्योरिटी के लिए, अपनी राजनीति की स्वच्छता के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसे लोग आगे आएँ जो जानबूझकर प्रलोभन देकर, प्रलोभन की राजनीति पर लोगों से ठगी मारकर लोगों का विश्वास हासिल ना करें और लोगों के समक्ष रखें कि क्या उनकी मजबूरियां हैं। ऐसा तो कोई लोकतंत्र नहीं, कोई देश नहीं जहां पर लोग ये चाहें कि हम पर कोई टैक्स ना हो और हमें सारी सहूलतें मिलें। ये कितनी देर तक सस्टेनेबल है? तो ये मैंने एक उदाहरण दिया है। इन्हीं कुछ कारणों से लोगों की विश्वसनीयता कम हो रही है, अपने चलन में भी, अपने कॉन्डक्ट में भी। लोगों ऐसी छवि लोगों के सामने नहीं आ रही जिससे आम तौर पर लोगों की पॉलिटिकल नेताओं की विश्वसनीयता बढ़े। मेरा ये कहना नहीं है कि सभी लोग बुरे हैं, ये कहना नहीं है, मगर अधिकांश तौर पर आज यही वजह है कि जुडिशरी भावी हो रही है, यही वजह है कि और इंस्टीट्यूशंस का रोल बढ़ रहा है। जी लास्ट सवाल, एक मिनट मेरा कंप्लीट हो जाए। सर पिछले 3 साल से आक्षेप और कटाक्ष की राजनीति नोट किया होगा कुछ ऐसी ज़्यादा बढ़ गई है हिंदुस्तान में कि पहले पिछले दौर में नहीं देखी गई थी। अब स्थिति ज़्यादा बहुत गंभीर होती जा रही है, गिरती जा रही है। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ और मैंने कुछ जो स्टेटमेंट्स पढ़े हैं रीजनल पार्टीज हो, नेशनल पार्टीज हो, बहुत दुखदायी हैं। इससे देश के लोकतंत्र की हम रक्षा नहीं कर रहे, हम लोकतंत्र की नींव को खोखला कर रहे हैं। आपको इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आपका जो कहाँ से सर किस मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं? मैं प्रसार भारती में परसों। अच्छा, सर हमारा क्वेश्चन है कि जो सुप्रीम कोर्ट की या न्यायपालिका है, चाहे अजमलकर साहब का इशू ले, चाहे हर्षद मेहता के लिए 25-25 साल तक केस चलते हैं, रिजल्ट उसके बाद एक जो उम्मीद होती है उसका टाइम बाउंड नहीं होता, सजा मिलती है 4 साल की, और करोड़ों मुकदमे आज भी दादा करता पोते के टाइम की जुडिशरी उसको लो नहीं मिलता। तो उसकी क्या मतलब है कि देखिए ये
बहुत लंबे समय तक केस कचहरियों में लंबित रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये समय समय पर मैंने ही नहीं, हर लॉ मंत्री ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश की है, पर हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए। उसके कई कारण हैं, उसमें मैं विस्तार से तो नहीं जा सकता, मगर एक कारण ये है कि अगर आप लिटिगेशन का लेवल देखें, कोर्ट कचहरी में आज हर दूसरा आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के जज, एक जज कम से कम 70 फाइलें रोज़ पढ़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद वकालत करता हूँ, 4 फाइलें पढ़नी हो तो पूरा दिन लग जाता है, और 70 फाइलें पढ़ के वो आते हैं और फिर भी वो कोशिश करते हैं कि न्याय मिले। इसी तरह हाई कोर्ट, इसी तरह निचली कचहरियाँ, 2.8 करोड़ केसेस लंबित हैं निचली कचहरियों में, और मेरा ख्याल है लाखों केस लंबित हैं हाई कोर्टों में। जजेस कम हैं, जजेस की नियुक्तियाँ नहीं हो रही। सिविल प्रोसीजर कोर्ट के प्रोसीजर ऐसे हैं कि केस लंबा दर लंबा होता चला जा रहा है। अगर वकीलों को कहें कि अपनी आर्गूमेंट कम करो तो वकील भड़क उठते हैं, अगर जजों को कहो कि काम ज़्यादा करो तो जज भड़क उठते हैं। तो सवाल ये है कि चारों तरफ से एक कंसर्टेड एक्शन लेकर इस समस्या का समाधान करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि कोई भी लॉ मंत्री पूरी तरह से इसमें कामयाब नहीं हो पाया, मगर कोशिश सभी ने की है और आगे भी करनी होगी। एक मिनट हो गया, ठीक है प्लीज। सर आपने जो बताया कि एक एक करके पहले आप कहिए। इंडिया न्यूज़। सर जब भी कोई टेररिस्ट अटैक इंडिया पर होता है तो उसका सीधा जो आतंकवाद से रिलेटेड होता है तो केवल राजनेता जो है वो निंदा करके पीछे हट जाते हैं, पाकिस्तान पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मैं समझता हूँ कि इस तरह ऐसी घटनाएं, दुखद घटनाएं जब होती हैं तो हमको पाकिस्तान पर निशाना कसना चाहिए, ना कि भीतरी राजनीति करनी चाहिए। मेरा मानना है कि जो देश के दुश्मन हैं वो सभी पार्टियों के दुश्मन हैं, और कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश की सरकार कमज़ोर हो, क्योंकि देश की सरकार का मनोबल इस तरह की हालत में गिरना नहीं चाहिए। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि हमने समय समय पर, जिस वक्त आपको याद है कि जब पाकिस्तान में ने जंग की थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त जंग के जो जंग की कार्रवाई थी उस पर प्रतिक्रिया नहीं की थी। जिस वक्त ऑपरेशन पराक्रमण की बात हुई, हालांकि कुछ नेताओं ने उस वक्त विरोध में बयान दिए थे, मगर बाद में सभी पार्टियों ने ये फैसला किया कि जिस वक्त देश का जंग हो रही हो अपने दुश्मन के साथ, उस वक्त अपनी सरकार पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। अनिल बंसी दैनिक भास्कर सर, 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे कि जो आपकी किताब है, क्या इसमें जो कोयला घोटाले बस आपके ऊपर आरोप लगे थे, आपको इस्तीफा देना पड़ा था, क्या उसका जिक्र होगा? और दूसरा ये सब कि कानून के शासन में घटा लोगों का विश्वास। किस शासन में? कानून के शासन यानी कानून प्रणाली, लोगों का विश्वास घटा, ऐसा एक बयान आपने जारी किया था। मैं कानून के प्रणाली में विश्वास का बयान तो नहीं, मगर जहाँ तक पोल का सवाल है उसका जिक्र है इसमें। और मैंने, अगर आप लेसन्स लर्न्ड और अनलर्न का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें उसका जिक्र है। और मेरा ये मानना है कि, और मैंने ये कहा है कि इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है कि जब आदमी को अपनी सफाई में कुछ कहने का कभी मौका ही नहीं मिलता। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि आरोप प्रत्यारोप आक्षेप की जो राजनीति है ये लोकतंत्र को खंडित कर रही है। जहाँ तक कानून प्रणाली का सवाल है, मेरा पूरा विश्वास कानून प्रणाली में रहा है और हमेशा सभी भारतीयों का कानून प्रणाली में विश्वास रहना चाहिए। साथ ही हमको कानून प्रणाली की जो खामियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सर, संजीव कौशिक दैनिक जगमार्ग से। सर, एक जैसे आपने बताया नक्सलवाद की जो समस्या बन चुकी है, नासुर बन चुका है भारत के लिए, तो इसमें आप कहाँ दोषी मानते हैं? सरकार को कहाँ तक दोषी मानते हैं? और जो ये हो रहे हैं, जो विकास नहीं हो पा रहा है वहाँ पर, जो 17 साल से 3 किलोमीटर की सड़क नहीं बन पा रही, 55 किलोमीटर का जो रोड बनना था, सुकमा में जो अटैक हुआ है, जो हमारे सोनीपत से भी शहीद हुए हैं, तो उसका आप कहाँ पर देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती आज देश के भीतर अगर कोई है तो ये नक्सल वायलेंस की चुनौती है। इसको कैसे समाप्त हो सकता है? इसको समाप्त करने पर बहुत गंभीर विचार हुआ। जब मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में मंत्री था उस वक्त ये मैंने खुद देखा इसको। मैं तो छत्तीसगढ़ में, मैं तो रांची में गया था और उसके साथ के जो प्रभावित क्षेत्र थे नक्सलवाद के, वहाँ पर मैंने खुद दौरा भी किया था। इसके 2 ही रास्ते हैं। एक तो उन क्षेत्रों में विकास हो, डेवलपमेंट हो, जैसे आपने कहा सड़क बने, अस्पताल बने, नौकरियों के साधन हो और वहाँ के लोगों को उसमें मुलाजमत मिले, नौकरियाँ मिले। और दूसरा, हमारे जो शासनीय बल हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस सिस्टम है, इसको और सशक्त करना है।
उन लोगों, अब देखिए इतनी ज़्यादा उनमें शक्ति है नक्सलवादियों में, इतने मॉडर्न वेपन्स हैं, जब भी वो अटैक करते हैं तो वो हथियार छीन के लेके जाते हैं और दूसरी बार उन्हीं हथियारों से वो और ज़ोर का अटैक करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को मजबूत करना होगा, जो हमारे वहाँ पे हमारी जो हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं उनको और सशक्त करना होगा, मगर साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि वहाँ का जो जिस तरह का घाव उन लोगों के मन में है, जो उन लोगों को बागी बना रहे हैं, वो हम किस तरह दूर कर सकते हैं। और वही बात मैं कश्मीर के लिए भी कहना चाहता हूँ। कश्मीर की घाटी की आज स्थिति ऐसी है कि इससे ज़्यादा चिंताजनक कश्मीर की स्थिति आज से पहले कभी नहीं थी। और मेरा ये मानना है कि अगर बहुत जल्द कश्मीर के ऊपर एक समग्र नीति ना बनी, जिसके तहत पॉलिटिकल इनिशिएटिव हम लें और प्रशासनिक इनिशिएटिव लें और जो फ़ौजों को ताकत देनी है वो दें, तीनों चारों चीज़ें जब तक नहीं करेंगे, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल इनिशिएटिव जब तक नहीं रहेगा, कश्मीर का जो समस्या है वो बिगड़ती जाएगी। और ये आज बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कश्मीर की स्थिति जितनी आज चिंताजनक है उतनी कभी नहीं थी, और ये चुनौती है सारे देश की सियासत पर, और ये पूरे देश का मामला है और इसके ऊपर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। नहीं, आप क्या ये मानते हैं सर कि नक्सलवाद की जो समस्या है, जो मेन समस्या है, इसमें कहीं ना कहीं पिछली गवर्नमेंट का भी और इसका भी दृढ़ निश्चय का भाव रहा, भाई ये खत्म नहीं हो सकती? नहीं, मैं किसी भी सरकार को दोषी नहीं ठहराऊंगा, ना इस सरकार को ना पिछली सरकार को, क्योंकि ये इतने पेचीदा और गंभीर मसले हैं कि इनका किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। हालात बिगड़े हैं, इन पर काबू पाने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, हमारे वक्त जब हमारी सरकार थी तो मैंने तो खुद उस नीति पे काफ़ी विचार किया है। ये था कि एक तरफ से विकास हो, दूसरी तरफ से सशक्त शासन हो। आज भी वही नीति है, और कुछ नीतियाँ ऐसी होती हैं जो सरकारें बदलने से बदलती नहीं। विकास तो हो रहा है ना, 55 किलोमीटर। अब इस पर बहस तो भैया हो नहीं सकती, आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। कॉलेजियम का सिस्टम पे बहुत पीछे भी मुद्दा उठा था कि कॉलेजियम खत्म होना चाहिए और वो एक मेरिट लेवल पे नहीं, तो उनके क्या? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय है कि कॉलेजियन सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, और मैं जब लॉ मंत्री था तो ये बिल मैं लेके आया था। उसके बाद बीजेपी ने भी उसी बात को आगे बढ़ाया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है कि ये जो प्रणाली है ये कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में सही नहीं है। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है तब तक उनकी बात मानना ज़रूरी है, मगर मेरा ये मानना है कि इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि कॉलेजियम सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है, और किसी न किसी स्टेज पर ये बदला जाएगा। सर, जजों में भी टकराव देखने को मिल रहा है, कलकत्ता या जस्टिस करना मैं किसी जज पर कोई कमेंट नहीं करूँ। सर, एक आखिरी सवाल है मेरी तरफ से। भाई और लोग पूछ रहे हैं, आप लोगों ने पूछ लिया, भाई और कुछ है? एक सवाल लास्ट सर। सर, आपने कहा अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। मैं कहता हूँ कि सरकारें आती हैं, वादे और प्रलोभन की राजनीति करती हैं, तरह तरह के। फिलहाल की मौजूदा सरकार के परिप्रेक्ष्य में मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा वादे हुए, लोगों को प्रलोभन भी दिए गए, दावे भी किए गए कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन सर आज भी अमीर ज़्यादा अमीर है, गरीब उससे ज़्यादा गरीब हो चुका है। हाँ, हो चुका है, और ये इसीलिए मैंने अपनी इस किताब में कहा है कि हमको अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियों के ऊपर एक बार दोबारा नज़र बिठानी होगी, और हमको इसको रिविज़िट करना होगा कि मेन मकसद आर्थिक विकास का ये है कि इसका लाभ सभी पर पहुंचे, और पहुंचा भी है। देखिए, जिस तरह की गरीबी आज से 20 साल पहले 30 साल पहले हम देखते थे, आज वो उस लेवल की गरीबी नहीं है। आज हर व्यक्ति की एस्पिरेशंस बढ़ी हैं, हर व्यक्ति का जीवन का लेवल बढ़ा है, मगर फिर भी कुछ एरियाज़ और कुछ लोग वहीं के वहीं हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं। तो गरीबी रेखा से हमने बहुत लोगों को ऊपर उठाया है, ये मेरा मानना है। हमने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, मगर मेरे ही वक्त जब मैं प्लानिंग मंत्री था तो मैंने गरीबी रेखा के मापदंडों की भी समीक्षा करने के लिए कहा था। उससे ये हुआ कि जो गरीबी रेखा के मापदंड थे वो भी चेंज हुए, मगर आज अगर हम उन नए वाले गरीबी रेखा के मापदंडों को भी देखें तो जहाँ एक तरफ ये कहना सच होगा कि लोग काफ़ी गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, वहाँ ये कहना भी सच है कि बहुत से ऐसे लोग हैं
जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, और गरीब और अमीर की खाई बढ़ती चली जा सर रही है। आप काफ़ी स्पीक में कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, एज ए कानून मिनिस्टर पूर्व के नज़रिए से मौजूदा कार्यकाल जो भाजपा सरकार का चल रहा है उसको किस तौर पे देखते हैं? आम जनता के उस पर क्या आप मानते हैं कि सरकार उम्मीदों में खरी उतर पा रही है? देखिए, मौजूदा बीजेपी सरकार को 2.5 साल हो गए। उसकी जो कार्यशैली है, जो उनके काम हैं, वो सभी देश की जनता के सामने हैं। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई भी चीज़ वो ठीक नहीं कर रही सरकार, ऐसा कभी भी नहीं होता। हर सरकार कुछ चीज़ ठीक करती है, कुछ गलतियाँ होती हैं। आज सबसे बड़ी चुनौती ये है कि देश की उदारवादी जो संस्कृति है उस पर बहुत प्रहार हो रहे हैं। देश में जो असहिष्णुता बढ़ रही है वो चिंताजनक है। देश के लोगों को में जो इनसिक्योरिटी की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो कोई वर्ग हो, चाहे वो कोई धर्म हो, ये चिंता का विषय है। और मैं ये कहूँगा कि इस स्थिति की चिंता सभी देशवासियों को होनी चाहिए। ये जो आपने अब सवाल पूछा है, ये है आज सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल, बाकी तो इधर उधर की बातें हैं। तो ये जो आपने सवाल पूछा है, इसका एक और मैं हमेशा नपीतुली बात करता हूँ। मैं कभी इसलिए किसी का विरोध नहीं करता हूँ कि कोई पार्टी अलग है या कोई पार्टी दूसरी है, और मैं कभी किसी व्यक्तिगत कटाक्ष में कभी मैंने यकीन नहीं किया। ये जो असहिष्णुता और उदारवादी परंपराओं की घोर अवमानना हो रही है, वो देशवासियों के लिए एक चिंताजनक विषय है। और ऐसा ना हो, मैं समझता हूँ कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि देश की उदारवादी परंपरा कायम रहे। इसमें किसी के साथ कोई किसी पर दोष या आरोप की बात नहीं है, मगर सरकारों का ये दायित्व होता है कि सभी वर्ग अपने आप को सिक्योर समझें। 3 तलाक का मुद्दा बहुत गर्म है आजकल। 3 तलाक का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा, उस पर टिप्पणी चाहते हैं। 3 तलाक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार कर रही है। इस पर मैं टिप्पणी करना मैं ठीक नहीं समझता। सर ये सरकार जो वर्तमान सरकार है, आप इंट्रोड्यूस कर लीजिए आप। सुनील सोलम हुआ फ्रॉम हमारे टाइम से हुआ, तो मैं कह रहा हूँ वर्तमान सरकार पर आप क्या दोष लगा रहे हैं? ये आप बता रहे मैंने हैं। अभी कहा क्या क्या दोष है? दोष यही है कि आज आप सारे देश के अंदर एक ऐसी स्थिति देख रहे हैं कि चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो धर्मों पर आधारित कुछ लोग हों, संस्थाएं हों, अपने आप को इनसिक्योर सा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो हमारी लिबरल ट्रेडिशंस हैं, उदारवादी हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा इंक्लूजन का जो सामाजिक ढांचा है, जो सबके समन्वय पर आधारित है, वहाँ कहीं ना कहीं लोग अपने आप को अपनी परंपराओं को खंडित महसूस करना समझ रहे हैं। मैं अब गौ हत्या की बात नहीं करूँगा, और मैं कोई ट्रिपल तलाक की बात नहीं करूँगा, और मैं कोई उस तरह के उदाहरण नहीं दूंगा, वो पुराने हो चुके हैं। मगर कहीं ना कहीं देश की जो भावना है, हम लोगों को भी खुद भी एक ऐसा एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र की पटरी जो है, वो जो रेल है, वो पटरी से उतर रही है। तो जो संविधान की मर्यादाएं हैं वो तो खंडित हुई हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कि अगर आप बम्बई जैसे शहर में देखते हैं कि सुधींद्र कुलकर्णी जैसा आरएसएस के साथ संबंधित मगर बड़े अपने आप में अपनी पहचान रखने वाले व्यक्ति के चेहरे पर कालक मल दी जाए, इसलिए क्योंकि उसने किसी किताब का विमोचन किया, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बाबा रामदेव पर भी अटैक हुआ था दिल्ली में, तो वो भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं। तो नो यहाँ देखिए, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा, और उसमें मत डालिए, ये कोई पॉलिटिकल स्टेज नहीं है। कोई भी ऐसा काम हो जिससे देश की उदारवादी परंपराओं को ठोस लगे, गलत है, चाहे वो कोई करे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. आप I प्लीज request all media friends to join the book discussion. The main news is there. It is at 4:30. उस पर बहुत चर्चा होने वाली है, तो आप लोग कुछ और नहीं आप भी Real क्वेश्चन news पूछ सकते book is हैं। there. And जो बुक है वो आपके पास है?
मेरे पास तो मेरी कॉपी है उसके साथ एक फोटो चाह रहे हैं आइए, जरूर आइए। public